हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर आए हैं अपने आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद आर्या पर। जैसा कि आपको पता है कि हम जो प्लेलिस्ट है वो आपके पास जो प्लेलिस्ट में हमारी और 2 वीडियो पिछले मॉडल पेपर की आपको मिल जाएंगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले मॉडल पेपर 2023 के जो करा रहे हैं उसकी एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो उसी के क्रम में आज दूसरा मॉडल पेपर हम लेके आए हैं। पहला मॉडल पेपर दोनों हमने पीछे आपको करा दिए हैं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने दूसरे मॉडल पेपर पर उसकी तरफ। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोड लेके आया हूँ। वो मोटिवेशन कोड देखिएगा इस प्रकार है, क्योंकि आपके महीने अब पेपर के लिए सिर्फ 1 महीने शेष बचे हैं, तो इसी के लिए मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक मोटिवेशन कोड लेके आया हूँ। वो देखिए इस प्रकार है कि पसीने की स्याही से जो लोग लिखते हैं अपने इरादों को, कि पसीने की स्याही से जो लोग लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आपके पास अभी समय कम है, 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, तो आपको अपने भी पसीने की स्याही से अपने इरादों को पूरा लिख देना है। 1 महीने के अंदर जितनी आप में क्षमता है, जितना आपका मेहनत है, वो पूरी इस समय आपको लगा देनी है, जिससे आपके जो मुकद्दर के पन्ने हैं वो कोरे ना रहें। जो बोर्ड में आप जब जाएंगे तो आपके पन्ने हैं वो कोरे ना रहें, पूरे के पूरे आप लिख के आए। इस प्रकार से आपको अपनी जी जान से मेहनत करनी है। आपके पास 1 महीने का समय शेष बचा है। ठीक, तो फिर से देख लीजिए, पसीने की स्याही से जो लोग लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ठीक, इसी क्रम में आइए चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास। आप मॉडल पेपर का नाम अगर देखना है तो ये है 346 VT। ये वाला आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, 346 VT। पहला वाला हमने इससे पहले करा दिया है, ये वाला है 346 VT। आइए पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो देखिएगा क्या मात्रक है इसका, तो आप जानते हैं कि 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, c²। c क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक, तो अगर बात करें तो c प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, प्रकाश की चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका आप क्या कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो पहला ही आपका ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है, ये आंसर है। इसके साथ कभी-कभी आपसे इस क्वेश्चन को भी पूछ लेते हैं, इसका मान पूछते हैं डायरेक्ट। आइए दूसरा क्वेश्चन इसके साथ देख लेते हैं, किसका मान पूछते हैं। तो μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट का मान पूछते हैं आपसे, किसके बराबर होता है। वैसे तो फार्मूले हमने लिख लिया c², लेकिन बार-बार एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं इसमें क्या पूछते हैं। देखिए μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट में हम क्या करते हैं, 4π से गुणा कर देंगे और 4π से क्या कर देंगे बार। तो ये बन जाएगा आपके पास, ऊपर बन जाएगा 4π के साथ एप्सिलॉन नॉट जोड़ दीजिए और μ0 के साथ ये नीचे वाला आप जोड़ दीजिए 4π। ठीक, तो क्या बन जाएगा, इस पूरे की वैल्यू होती है बेटा 1/9 गुणा 10 की पावर 9 और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। आप वैल्यू अगर जानते हो तो इसकी वैल्यू जानते होंगे 1/4π एप्सिलॉन वैल्यू की होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो 4π इसकी जगह चला जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 इसकी जगह आ जाएगा। तो 4π की वैल्यू हमने लगा दी 1/9 गुणा 10 की पावर 9 और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 10 की पावर -7। तो क्या करेंगे, 1/9 गुणा 10 की पावर 9, इसको नीचे ले आइए तो पावर प्लस की हो जाएगी और आप जानते हैं ये हो जाएगा 9 गुणा 9 7 16 और आप जानते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 की पावर 8 का क्या कर लेंगे स्क्वायर। और आप जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं c²। तो ये रिलेशन क्या आ गया आपके पास, आ गया कि रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है, रिलेशन आ गया आपके पास, क्या आ गया, देखिए μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट का जो मान आ गया वो आ गया आपके पास 1/c², या c² बराबर लिख सकते हैं कि 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये जो मान आया था वो इसी प्रकार आया था, आपने डायरेक्ट यहाँ लिख लिया था, लेकिन इस प्रकार। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं यहाँ से,
ठीक है। सी अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट आ गया। या अंडर रूट की वैल्यू आप सब जानते होंगे कितनी होती है भाई, 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो अंडर रूट के ऊपर आप लगा लीजिए इसकी 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के ऊपर पूरा 1/2 आ जाएगा। या इसको ये भी लिख सकते हैं μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर, भाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2। इसका मान भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक, ये μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 किसके बराबर होगा, प्रकाश की चाल c के बराबर, जिसका मान होता है 3 × 10 की पावर -8। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान की पावर -1/2 का मान कितना होगा, तो होगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, मात्रक को नहीं देखते हैं। कभी कभी लिखा होता है 3 × 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, तो आंसर आपको ये भी दे सकते हैं 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मात्रक भी चेक करना है आपको, सिर्फ वैल्यू देख के ही आंसर नहीं मार देना है। तो वैल्यू देख के नहीं, आपको मात्रक भी चेक करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 8 में 2 जोड़ देंगे 0 तो 10 हो जाएगा। तो मात्रक चेक करिए, इसका आंसर या तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा या 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये विस्तृत जानकारी हमने दी। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। या डिटेल जानकारी मिलेगी, एक क्वेश्चन नहीं, पूरा आयाम लेके चलेंगे। अगर एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन भी आए हुए तो वो भी हम लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। आपका इसका आंसर हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये अगला क्वेश्चन है आपके पास था समीकरण E बराबर PC, जहां E, PC तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल प्रदर्शित करते हैं, तो वो लागू होता है, किस पर लागू होता है। ठीक, तो अगर ध्यान देंगे, एक फोटॉन की ऊर्जा आप जानते हैं E बराबर hν होती है। कितनी, hν। ठीक, अब यहाँ फार्मूला जानते हैं डी ब्रोगली समीकरण से। डी ब्रोगली समीकरण आपके पास होती है कि लैम्ब्डा बराबर h/p। यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो h की वैल्यू आ जाएगी लैम्ब्डा × p। ठीक है, और आप जानते हैं न्यू बराबर c/लैम्ब्डा, ये आवृत्ति का फार्मूला है। लगा दीजिए इस फार्मूले में, h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो लैम्ब्डा × p, और न्यू की वैल्यू रख दीजिए c/लैम्ब्डा। लैम्ब्डा से लैम्ब्डा कैंसिल हो गया, E बराबर किसके आ गया, PC। तो यही आपसे पूछ रहा था कि E बराबर PC समीकरण है वो किस पे लागू होती है। तो आप जानते हैं ये फोटॉन की ऊर्जा है, तो केवल फोटॉन के लिए होगी, बी ऑप्शन सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगी। ठीक है, केवल फोटॉन के लिए होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि हमने फोटॉन लिया और फोटॉन पे आपकी ये क्या हो गई, अप्लाई हो गई, ये समीकरण निकल के आ गई। तो ये केवल फोटॉन के लिए होगी और इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखिएगा कि जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, ठीक है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या है, पहला ऑप्शन दोनों की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता बढ़ जाती है, धातु एवं चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालकता क्या होती है, घट जाती है। चौथा ऑप्शन है कि धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालकता बढ़ जाती है। याद रखेंगे, जब भी एक धातु और अर्धचालक की बात होगी तो उनका धातु की चालकता तो घट जाएगी पर अर्धचालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, इसको याद रखिए, धातु और अर्धचालक की कंडीशन में दोनों में सेम होता है। धातु के लिए और अर्धचालकों के लिए चालकता घट जाती है और अर्धचालकता क्या होती है, अर्धचालक की बढ़ जाती है। ठीक है, तो धातु की चालकता घट जाएगी जबकि अर्धचालक की क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसमें ध्यान रखेंगे, धातु क्या होती है, वे वस्तुएं जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो, चलने लगे, प्रवाह होता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों का, वो कहलाती है धातु। अर्धचालक क्या होते हैं, चालक और अचालक दोनों के गुण जिसमें पाए जाए वो क्या होते हैं, आपके अर्धचालक होते हैं। ठीक, तो ये आपका है, इसका चौथा ऑप्शन सही है कि धातु की चालकता घट जाएगी जबकि अर्धचालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ दो बिंदु हैं, एक A बिंदु दे रखा है और दूसरा बिंदु क्या है, B। ठीक है, एक बिंदु आपके पास A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है। तो ध्यान देंगे, एक दूसरा बिंदु आपके पास क्या है, B है।
ठीक है। तो दूसरा बिंदु V है और ये बिंदु क्या है A, इसका विभवांतर VA होगा और इसका विभवांतर क्या होगा VB मान लीजिए। ठीक, तो इसकी दो कंडीशन होगी इस सवाल की, ध्यान देंगे। देखिए अगर VA का मान बड़ा है VB से तो ये जो परिपथ है ये हो जाएगा आपका अग्र अभिनत। क्या होगा? अग्र अभिनत। ठीक है, और अग्र अभिनत होगा तो धारा बहेगी, धारा क्या होगा? बहेगी। ठीक है, और अगर VB का मान बड़ा है इससे VA से तो ये जो परिपथ है वो हो जाएगा आपका पश्च अभिनत, और आप जानते हैं कि पश्च अभिनत में धारा नहीं बहती है, तो धारा नहीं बहेगी। तो दो कंडीशन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके जो बोर्ड है उसने क्या माना है उसको देख लेंगे। तो आपके बोर्ड ने तो 1 माना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? पहला ऑप्शन माना है 10, तो उसको आंसर देख लेते हैं। वो कौन सी कंडीशन होगी? 10 आंसर आएगा। देखिए पश्च अभिनत की होगी कंडीशन। क्या होगा? जो पश्च अभिनत है उसमें उसमें धारा नहीं बहेगी, और उसमें धारा नहीं बहेगी तो आप जानते हैं उसमें धारा नहीं बहेगी तो इसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, ये धारा क्या नहीं होगा? बहने नहीं देगा, तो ये प्रतिरोध का कोई काम नहीं होगा। सिर्फ A और B के प्रतिरोध बीच में कौन सा प्रतिरोध आ जाएगा? 10, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा? 10। अब कंडीशन आती है कि पहली कि अगर VA का मान बड़ा होगा VB से तो धारा बहेगी, तो आपको पता है कि ये कौन से क्रम में है? दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में फार्मूला आप जानते हैं कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। r1 की वैल्यू 10 है, r2 की वैल्यू 10 है, तो 10 धाम कितने? एलसीएम ले लीजिए 100, 10 एकम 10 और 10 एकम 10, ये आ गया 20/100, और 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 1/r की वैल्यू आ गई 1/5, या r का मान आ गया 5 ओम। तो इस कंडीशन में r का मान 5 ओम भी है। ऑप्शन आपके पास आपके पास तीसरा है 5 ओम, लेकिन जो आपके पास बोर्ड ने जो आंसर दिया है वो 10 ओम दिया है। वो किस कंडीशन के लिए है? पश्च अभिनत के लिए इसका आंसर 10 ओम होगा, और अगर अग्र अभिनत की बात करेंगे तो इसका आंसर 5 ओम होगा। ठीक है, इस क्रम में आपका आयोग ने जो आंसर है वो पहला माना है तो उसको 10 ओम लगाइएगा, 10 ओम आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका चौथा, आइए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अमीटर को नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा? ये अधिक गर्म नहीं होगा, ये अधिक धारा नहीं लेगा, ये अधिक धारा नाप सकता है, या यह मापी जाने वाला को प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता। तो ये चौथा आंसर होगा। यह जो मापता है उस धारा में क्या करता है? प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। तो एमीटर क्या करता है? धारा को मापता है। एमीटर का काम होता है धारा को मापना, वोल्टमीटर का काम होता है विभव को मापना। ठीक, तो ये धारा को मापता है एमीटर, और एमीटर क्या करता है कि प्रेक्षणीय परिवर्तन उसमें नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा कि यह मापे जाने वाली धारा को प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं खंड बा, जो दूसरा है हमारे पास। क्वेश्चन है आपके पास कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। ठीक, तो न्यूनतम कोणीय संवेग तो आप फार्मूला जानते हैं, बोहर की दूसरी परिकल्पना J बराबर आप जानते हैं कि NH। बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में गति न करके कुछ निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। उन्हें हमने क्या कहा था? स्थायी कक्षाएं। उन्होंने कहा था कि जो कोणीय संवेग होगा उनका वो NH का पूर्ण गुणज होना चाहिए। H की वैल्यू क्या होती है? आप ये भी जानते हैं कि H अपॉन क्या थी? 2 लगा दीजिए, J बराबर NH की जगह लगा देंगे H अपॉन 2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है न्यूनतम कोणीय संवेग, तो यहाँ न्यूनतम के लिए n की वैल्यू क्या लेंगे? 1 ले लीजिए, तो J बराबर n की जगह 1 लगा दीजिए, H अपॉन कितना आ जाएगा? 2। J की जो वैल्यू होगी वो होगी H अपॉन 2। J क्या है? कोणीय संवेग, यही आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, J बराबर H अपॉन 2। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। H की वैल्यू क्या होती है? H की वैल्यू आप जानते होंगे 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड, ये इसका मान होता है। इसको बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक। ठीक है, ये प्लांक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका।
बोर की दूसरी परिकल्पना है, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको वहां पे फार्मूला मिलता है कोणीय संवेग का अगर फार्मूला हो तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, J बराबर आप जानते हैं mvr, ठीक है। ये कोणीय संवेग यहाँ mvr बराबर भी लिख सकते हैं, mvr बराबर h/2 पाई। ये आंसर भी आ सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की प्रकाशिक केंद्र की परिभाषित कीजिए। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जहां से प्रकाश की किरण की दिशा में क्या हो, कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब यह है कि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है और वह सीधे निकल जाती है, और सीधे निकल जाती है तो वह झुकती या फैलती नहीं है। यही होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या परिभाषा है कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की किरण में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता, और वह प्रकाशिक केंद्र से क्या होती है, सीधे गुजर जाती है। और सीधे गुजर जाएगी तो वह क्या होगी, सीधे निकल जाएगी, ना कहीं झुकेगी ना कहीं फैलेगी। इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक। तो आपको जितना क्वेश्चन में दिया गया है बोर्ड में उतना ही आंसर देना है, एक्स्ट्रा कोई आंसर नहीं देना। आपसे सिर्फ प्रकाशिक केंद्र पूछा गया था, प्रकाशिक केंद्र आपने बता दिया इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 12C6 की अपेक्षा 14C6 में कितने प्रोटॉन व कितने न्यूट्रॉन की अधिकता होगी, ठीक है। तो इधर देखिए 12C6 और ये है आपके पास 14C6, ठीक है, दोनों हैं आपके पास। इसमें कह रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। तो यहाँ पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि ये समस्थानिक है कि समबारिक, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल में बता रहे हैं। ये आप जानते हैं परमाणु क्रमांक और ऊपर वाला आप जानते हैं परमाणु भार, ठीक है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार क्या है, अलग, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट करके ये समस्थानिक है कि समबारिक, ठीक। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं ये होती है आपकी परमाणु क्रमांक, बोल सकते हैं इसको परमाणु क्रमांक, या यही होती है आपके प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे आपको दे रखी है 6। ऐसे इसमें भी बात करें तो यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या यहाँ भी आपको कितनी दे रखी है, 6, ठीक है, 6। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर, कितनी हो जाएगी, 6। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, न्यूट्रॉन की संख्या, इसका फार्मूला होता है आपके पास की परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या की जगह आप लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार इनका कितना है, 12, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 6। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी, न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ भी इसका परमाणु भार 14 है माइनस प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6। तो 14 में से 6 के कितने बचे, 8, ठीक है। तो ये आपके पास 6 और ये कितने हैं, 8। यहाँ पे न्यूट्रॉन की अधिकता कितनी हो जाएगी, 2 की, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, समान है, ठीक। तो प्रोटॉन की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2 की क्या होगी, अधिकता होगी। एक बात और याद रखेंगे, अगर मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप समझ लीजिए इसके ऊपर एक की क्या है, कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 5। एक नेगेटिव चार्ज है, एक की अधिकता है, अधिकता के कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो याद रखिए जब भी अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, अणु के ऊपर आयन लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो पॉजिटिव का मतलब है कमी और माइनस का मतलब है अधिकता, ठीक। तो जो अगर पॉजिटिव है तो फिर वो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होगा, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या में भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें चेंज होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पॉजिटिव साइन लगाता तो ये क्या हो गया, कमी, और यहाँ नेगेटिव साइन लगाता तो
प्रोटॉन की संख्या में क्या हो गई, बढ़ गई आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, तो याद रखेंगे जब भी आयन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होगा, ना कि प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या में। ठीक, अगर चार्ज नहीं होंगे तो आप सिंपल करिएगा, जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो 12 में से 6 घटाइए, 14 में से 6 घटाइए। प्रोटॉन की संख्या होगी तो जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगी, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूरी तरह आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक एएमयू द्रव्यमान छड़ी से कितनी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, एक एएमयू द्रव्यमान छड़ी से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो आप जानते हैं एएमयू फुल फॉर्म होती है इसकी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हिंदी में लिखें परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या एक एएमयू बराबर होता है 931 MeV, या और करके अगर बिल्कुल फिक्स वैल्यू लिखें तो MeV, ये फिक्स वैल्यू होती है, जो मान इतना लिखें तो आंसर होगा 931 MeV। एक एएमयू में कितनी ऊर्जा की क्षमता होगी, 931 MeV। ठीक, या अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3I + 4J न्यूटन प्रति कूलम एक तल के पृष्ठ A बराबर 10I मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो जब देखेंगे यहाँ पे E की जो वैल्यू है, E की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3I + 4J, और A की जो वैल्यू है वो दे रखी है 10I के। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो वैद्युत फ्लक्स को phi से प्रदर्शित करते हैं, phi बराबर होता है E डॉट A। E की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3I + 4J कैप, और A की जो वैल्यू है डॉट लगाइए, A की वैल्यू 10I कैप। तो जो I और I दोनों के जो कंपोनेंट दे रखे हैं उनकी गुणा कर दीजिए सेम वालों की। अगर I है तो I के साथ, J है तो J के साथ। यहाँ I दे रखा है तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 वोल्ट मीटर, ये आपका आंसर होगा। आइए इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। ये जो है डॉट, इसको बोलते हैं हम कौन सा गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन। ठीक है, और ये क्रॉस है, इसको बोलते हैं सदिश गुणन, सदिश गुणन। ठीक है, इसको बोलते हैं सदिश गुणन। तो ये अदिश है, तो ये क्या है, सदिश गुणन। अदिश में हम जानते हैं तो J डॉट J इसका मान होता है 1, K डॉट K का मान भी कितना होता है 1, I डॉट I का मान भी कितना होता है 1। और अगर बात करें कि I डॉट J का मान होता है 0, और J कैप इनटू डॉट K कैप का मान भी 0, K कैप डॉट I कैप का मान भी 0। अब सदिश गुणन की बात करें तो J कैप क्रॉस J कैप इसका मान होता है आपके पास 0, और I कैप क्रॉस I कैप का मान भी 0, K कैप क्रॉस K कैप का मान भी 0। ठीक है, ये अदिश गुणन के लिए है, ये सदिश गुणन के लिए है। ऐसे ही अगर बात करें I क्रॉस J कैप इसका मान होता है V1, J क्रॉस K का मान होता है 1, K क्रॉस I का मान होता है 1। ठीक, तो ये आपके पास कुछ रूल है सदिश गुणन और अदिश गुणन के। इसको आप बोलते हैं, अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसको वेक्टर और इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, स्केलर इसको बोलते हैं आप स्केलर, इसको बोलते हैं वेक्टर। सदिश होता है वेक्टर, स्केलर होता है अदिश गुणन। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, तो जब भी याद रखिए I के कंपोनेंट I के साथ मान लिया। यहाँ पर आपके पास 10 J कैप होता तो 10 J के साथ कर देते, J के बाद क्या है 4, तो 10 चौक 40 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, तो जिसका कंपोनेंट है उसी के साथ उसकी गुणा करेंगे। जैसे I का है तो I के साथ 10 यहाँ 30 हो जाएगा, 30 वोल्ट मीटर इसका आंसर होगा। खंड से अगला क्वेश्चन आपके पास खंड सा है कि He प्लस बराबर Z बराबर 2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, प्रथम उत्तेजित, तो देखिए इसका सवाल का अगर आंसर देखें तो ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है He पॉजिटिव, Z बराबर कितना दिया है
हीलियम का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। अब एक पॉजिटिव साइन लगा है तो मैंने कहा था जब पॉजिटिव आएगा तो एक की क्या होगी कमी होगी तो इसका z बराबर कितना होगा He पॉजिटिव का z बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 1 होगा इसका परमाणु क्रमांक और वही क्या होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में देखो परिवर्तन होता है, मैंने कहा जब पॉजिटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन की आयन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होगा। तो देखो z बराबर 2 था हीलियम के लिए, लेकिन He पॉजिटिव के लिए z बराबर कितना हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा तो आप फार्मूला जानते हो En बराबर माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो माइनस का 13.6 n की जगह 1 का स्क्वायर, तो आंसर En बराबर इसका होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। अच्छा ये बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव आयन कोई हुई ना सिर्फ पूछे He के लिए, तो He के लिए z बराबर आप जानते हैं 2 होता है, तो इसके लिए En बराबर आ जाएगा आप जानते हैं माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर की जगह आप जान कर लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 13.6 अपॉन 4, 4 से काटेंगे 4 3 12 4 चौक 16, तो जो आंसर आएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, En बराबर आ जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसी बात करें अगर बात कर लें कि ऊपर बात कर लें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें कि He माइनस है तो माइनस के लिए z बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है तो ये बढ़ जाएगा अधिकता होगी, और जब अधिकता होगी तो फार्मूला आप जानते हैं En बराबर माइनस का 13.6 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो तीनों तरीके के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं एक ही में। ये है आपको यहाँ ये नहीं लगेगा कि हमको सिर्फ क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, आपको विस्तृत डिटेल में आपको जानकारी दी जा रही है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो हर तरीके से उसको आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवावेग की परिभाषा दीजिए और अपवावेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवावेग की परिभाषा दीजिए और अपवावेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो क्या क्वेश्चन है कि जब किसी चालक के अपवावेग और अनुगमन वेग क्या होता है, ध्यान दीजिए, जब किसी चालक के दो स्रोतों के बीच रखकर उसमें विभवांतर स्थापित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करते हैं, नियत सूक्ष्म वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग या क्या कहते हैं, अपवावेग कहते हैं। होता क्या है देखिए, दो मान लिया कोई क्या है, कोई चालक है, ठीक है, कोई क्या है चालक है, और उसको दो स्रोतों के बीच रखकर उसमें क्या स्थापित किया गया, विभवांतर स्थापित किया गया। तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो निम्न विभव वाले सिरे से किसकी ओर जाएंगे, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे। उस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम अनुगमन वेग या अपवावेग कहते हैं। तो वेग कितना किस सेकंड से चलेगा, 10 की पावर -4 सेकंड की से के टाइम से चलेगा, ये टाइम दे रखा है। ठीक, तो क्या परिभाषा हुई, जब किसी चालक को दो स्रोतों के बीच रखकर उसमें विभवांतर स्थापित किया जाता है तो जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो निम्न विभव से किसकी ओर, उच्च विभव की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और इस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवावेग। ठीक है, ये परिभाषा थी। अनुगमन वेग और अपवावेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, इससे Vd। ठीक है, V और D, इससे हम अनुगमन वेग को क्या करते हैं, प्रदर्शित। आइए इसका एक संबंध आपसे पूछ रहा है कि अनुगमन वेग और अपवावेग में क्या संबंध है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अनुगमन वेग और अपवावेग में संबंध। तो आइए इधर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुगमन वेग और अपवावेग में संबंध। तो संबंध क्या है, अगर ध्यान देंगे तो संबंध आपके पास है, अगर आप जाने कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका अगर मान लिया जाए क्षेत्रफल, हम कितना मान लें, क्षेत्रफल हम मान लें कितना, a। ठीक है, और अनुगमन वेग कितना मान लें उसका, अनुगमन वेग मान लें उसका कितना, Vd, और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें मान लें कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लें कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम जानते हैं कि क्या एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या
ठीक है। एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या NaVd ये हो जाएगी। ऐसे ही करेंगे हम t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N से लिख लो उसको NaVd, इसमें t से आपकी तरफ क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें? अब हम करें इसमें फार्मूला जानते हैं धारा बराबर आवेश बराबर q क्वांटिटी, सॉरी धारा बराबर आवेश बटे समय। q बराबर हम फार्मूला एक Ne भी जानते हैं, Ne बटे क्या हो जाएगा? t। n की जगह ये वैल्यू रख दीजिए NaVd into t बटे आ गया आपके पास क्या? t। t से t यहाँ क्या हो जाएगा? कैंसिल, और इनटू ये e बचा तो e भी रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। देखिए n की वैल्यू लगा लो NaVd into t, NaVd into t, और ये इधर आ गया, t से t कैंसिल हो गया, तो फार्मूला आ जाता है I बराबर NaVd into e। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, q बराबर Ne है, n इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है। चलिए यहाँ पे बात बन गई ये। अब क्या करते हैं? आपसे पूछा गया है संबंध धारा घनत्व में, तो धारा घनत्व बना देते हैं अपॉन को a अपॉन में ले आइए NaVd into t। ये किसके बराबर होता है? धारा घनत्व। J बराबर आप जानते हैं I अपॉन a होता है, तो इसकी जगह हम J लिख देंगे, J बराबर आ जाएगा NVd into e। ये संबंध है धारा वेग और अनुगमन वेग में। धारा घनत्व की परिभाषा कहती है कि क्या? कि एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। ठीक, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। ये परिभाषा धारा घनत्व की है। संबंध आ गया J बराबर NVd into e। e इलेक्ट्रॉन का क्या है? बोलिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, Vd अनुगमन वेग है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, J आपका धारा। तो ये आपके पास संबंध क्या? कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ध्यान देखिए, ये हमारे पास एक बिंदु है और ये क्या है? बी बिंदु। इस पर -q आवेश है, इस पर कौन सा? +q। दोनों का मध्य बिंदु क्या है? वो। और जब भी वैद्युत द्विध्रुव की बात आएगी हमेशा आपको जो बीच की दूरी लेनी है वो क्या लेनी है? 2l। वैद्युत द्विध्रुव जब भी शब्द आएगा बीच की दूरी क्या लेनी है? 2l। ठीक है। अब मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु आपको लेना है क्या? P, और r दूरी पर लेना है जिस पर आपको निकालनी है वैद्युत विभव का व्यंजक। ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? l, तभी कोई हो जाएगी 2l। ठीक, तो थ्योरी में क्या लिखना है? इसकी दो चार लाइनें ऊपर की कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, A पर -q आवेश, B पर +q आवेश, दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l है। बिंदु मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P, जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये दो तीन लाइनें आपको ऊपर लिख देनी है इसमें। अब ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले A से लेके P पर आपको निकालना है, तो A से लेके P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक AB, तो यहाँ से यहाँ तक चलो l, और यहाँ से यहाँ तक पूरी आपको r दे रखी है, तो आप लगा लेंगे इसको r प्लस का l। ऐसे ही BT निकाल लो, BT इतनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, इसमें से ये दूरी माइनस कर दो, तो ये हो जाएगी r माइनस का। अब क्या करेंगे? देखिए +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव, तो P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? फार्मूला आप जानते हो, V1 बराबर 1/4 पाई, या माइनस ले लीजिए क्योंकि पहले माइनस है। ठीक है, माइनस भी और इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन माइनस q के कारण A से P तक की दूरी कितनी है भाई? r प्लस l। ठीक, ये समीकरण क्या होगी? फिर +q आवेश के कारण ले लीजिए, ऐसे +q आवेश के कारण, तो Vt बराबर 1/4 पाई, V2 बराबर 1/4 पाई प्लस q अपॉन r माइनस का l। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या होगी आपके पास? 2। अब क्या करेंगे बेटा? V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है, V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 कर लीजिए, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1 r प्लस l पर बच जाएगा, इसमें बच जाएगा प्लस का 1 ऑन r माइनस का l। दोनों की आप क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम a प्लस b और a माइनस b बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि इधर बचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, नीचे बनाए a प्लस b a माइनस b होता है a प्लस b और a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस
v का स्क्वायर, ये बन गया। इधर माइनस है तो इधर देखिए ये r इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और ये r प्लस n आ जाएगा, r प्लस का, तो ये माइनस और ये प्लस का दोनों का आपके पास कैंसिल हो गए। तो आपके पास फार्मूला आ गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहाँ l और l कितना हो गया 2l, और नीचे आ गया आपके पास r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। यहाँ से आप देखेंगे तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, 2ql लिख सकते हैं इसको गुणा करके, 2ql बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब एक फार्मूला अगर आप जानते हो तो पढ़ाओ, p बराबर आप जानते हैं 2ql। ये क्या होता है कि एक आवेश का परिमाण इंटू अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युतध्रुव आघूर्ण। वैद्युतध्रुव की परिभाषा हो जाएगी p बराबर 2ql, एक आवेश का परिमाण तथा अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युतध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, p बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql की जगह p रख देंगे, बटे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे कि r का मान बड़ा है l से, तो r स्क्वायर का मान बहुत बड़ा होगा l स्क्वायर से। ठीक है, l स्क्वायर से, तो l स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, l स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम छोड़ देंगे, और जब छोड़ेंगे तो फिर फार्मूला आ जाएगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ठीक, यही फार्मूला है आपका इसका वैद्युतध्रुव का फार्मूला है। ठीक है, तो इस चीज को भी अगर डिटेल में समझें, r का मान बड़ा है, मान लो कि r का मान आपको बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अगर r का मान बड़ा है, ये r ले लो, ये l ले लो, r का मान 3 है और l का मान क्या है, छोटा। तो देखिए एक कितने का अंतर है दोनों में, एक। अगर यहाँ r स्क्वायर और l स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितने का अंतर हुआ भाई, 5 का अंतर हुआ। तो और छोटा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मान लो इसका मान 4 ले लो और इसका मान 3 ले लो, तो 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 और 3 का स्क्वायर कितना 7 का अंतर हो गया। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे अंतर आपका आता रहेगा। यहाँ एक का ही अंतर होगा, लेकिन यहाँ जो अंतर होगा काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि r स्क्वायर का मान बहुत बड़ा होगा किससे, l स्क्वायर से। तो l स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पे आए हैं, द्रव तरंगें क्या होती हैं, डी ब्रोगली समीकरण को लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है कि द्रव तरंगें क्या होती हैं और डी ब्रोगली समीकरण को लिखिए। तो क्या हुआ था कि सन 1924 में, किसने, सन 1924 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने एक नियम दिया। ठीक है, एक नियम दिया था। क्या नियम था कि प्रत्येक कण से संबंध एक तरंग, प्रत्येक कण का संबंध एक तरंग से होता है। ठीक है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग। ठीक है, प्रत्येक, क्या उन्होंने संबंध दिया कि प्रत्येक कण का संबंध, प्रत्येक कण का संबंध किससे होता है, तरंग से होता है, तरंग से होता है, जिसे 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 डी या डी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं तथा इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंग। ठीक, तो डी द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कौन सी होती हैं कि प्रत्येक कण का संबंध तरंग से होता है। किसने कहा था, ये डी ब्रोगली ने कहा 1924 में कि प्रत्येक कण का संबंध तरंग से होता है, जिसे हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। अब कहा गया है कि डी ब्रोगली तरंग समीकरण, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का क्या निकालना है आपको, समीकरण। तो आइए डी ब्रोगली समीकरण। ठीक, तो देखिए एक फोटॉन की ऊर्जा होती है, आप जानते हैं hν, और आइंस्टीन समीकरण होता है E बराबर mc²। ये समीकरण एक हो गई और ये समीकरण क्या हो गई, दो। दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट की क्या होगी बराबर, तो
ई एच न्यू बराबर हो जाएगा mc का स्क्वायर। तो समीकरण 1 भाग किससे 2 से, ठीक है, 2 से बात कर रहे हैं कि एच न्यू बराबर हो जाएगा mc का स्क्वायर, या m का वैल्यू निकालें तो आ जाएगा एच न्यू बटे c इंटू सी, सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं c इंटू सी, ठीक। तो यहां से फार्मूला हम जानते हैं, देखिए एक फार्मूला जानते हैं न्यू बराबर, देखिए एक यहाँ पे आपके पास हमने सी स्क्वायर को सी में तोड़ दिया, तो आप इसको देखिए अलग अलग करके कैसे लिखोगे, एस सी को अलग लिख लीजिए और न्यू अपॉन सी को अलग लिख लीजिए। तो ये फार्मूला होता है न्यू अपॉन सी किसके बराबर होता है भाई, 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, ठीक। न्यू अपॉन सी फार्मूला जानते हैं, न्यू अपॉन सी बराबर होता है 1 अपॉन लैम्डा के। तो न्यू अपॉन सी के बराबर हम लिख सकते हैं एस सी अपॉन गुणा में इसकी जगह लिख दो 1 अपॉन लैम्डा। ये जो मान होता है इसको बोलते हैं आप क्या, गतिक द्रव्यमान। आपसे कहीं पूछा जाए कि गतिक द्रव्यमान का क्या फार्मूला है, तो यहाँ तक जो होता है वो गतिक द्रव्यमान का फार्मूला, ठीक। अगर आप आगे बात करें तो संवेग की बात करें, अगर संवेग तो संवेग बराबर आप जानते हो p से प्रदर्शित करते हो, p बराबर होता है mv, ठीक है। v क्या है, किसी कण का वेग है, लेकिन हम कण की वेग की बात कर रहे हैं, प्रकाश की वेग की बात कर रहे हैं, जिसको आप किससे लिख सकते हैं c से। ये फार्मूला m का मान यहां से रख दीजिए, तो sc इंटू लैम्डा और इंटू क्या आ जाएगा c, ये c से c क्या हो गया कैंसिल, फार्मूला आ गया p बराबर sc अपॉन लैम्डा, या लैम्डा बराबर लिख सकते हैं h अपॉन p। यही डी ब्रोगली तरंग की क्या है समीकरण जो आपसे पूछी गई है, या इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो p बराबर हम फार्मूला जानते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का वेग v है तो हम mv भी लिख सकते हैं। यही डी ब्रोगली तरंग की समीकरण ये आपसे पूछी गई, ठीक है। अगले पार्ट की अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए और प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास परिभाषा है, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए और प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। पहले प्रकाशिक तंतु को पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश को एक स्थान पर बिना ऊर्जा क्षय के प्रेक्षित किया जा सकता है। प्रकाश तंतु 10⁻⁴ मीटर मोटाई का एक अत्यंत पतला मुड़ा हुआ पाइप होता है। इस पाइप के बाहरी सिरे पर किसी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। इस भाग को लेपित भाग अथवा अभिटूटर भाग कहते हैं, जबकि पाइप के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं क्रोड। ये है आपके पास प्रकाशिक तंतु के बारे में लिखा हुआ, ये इसका चित्र है, ये क्रोड बनी हुई है, ठीक है। और ये इसका ऊपरी वाला भाग लेपित भाग है जिसका वर्णांक 1.5 होता है, ये आपके पास पता है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है क्या है कि प्रकाशिक तंतु में कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा प्रकाश को एक स्थान पर बिना ऊर्जा क्षय प्रेक्षित किया जा सकता है। कहने का मतलब है उसमें बिना ऊर्जा क्षय, इसमें ऊर्जा का कोई भी क्षय नहीं होता। क्षय का मतलब कोई भी इसमें नुकसान नहीं होता, ठीक, बिना ऊर्जा के प्रेक्षित किया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु जो होती है उसकी मोटाई 10⁻⁴ मीटर, तो काफी पतला हो गया ये, ठीक है। 10⁻⁴ का मतलब 1 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे 4, फिर पॉइंट लगेगा। इतना पतला हुआ मीटर मोटाई का होता है, अत्यंत सूक्ष्म मुड़ा हुआ पाइप होता है। और इस पाइप के बाहरी सिरे पर किसी का हम क्या कर देते हैं लेप कर देते हैं, उस लेपित इस भाग को हम लेपित भाग कहते हैं, ठीक। जबकि पाइप के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं क्रोड, ठीक। ये आपके पास परिभाषा होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कौन से की क्रांतिक कोण की परिभाषा की। तो क्रांतिक कोण में अगर आप जानते हो तो इधर ध्यान देंगे, ठीक है। क्रांतिक कोण होता है आपके पास कि सघन माध्यम में, ठीक, इसके अगर हम बात करें तो इधर देख लीजिए, देखिए, ठीक, ये आप जानते हैं, किसको आप जानते हैं क्या है अभिलंब, ठीक। अगर आप बात करें प्रकाश के अपवर्तन की, तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की एक किरण आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है विचलित, अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित, ठीक। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित।
प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब यहाँ से बात करें, हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रांतिक कोण की। तो देखिए प्रकाश की किरण तो आई, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हुई, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित इधर की हो जाएगी, मतलब 90 का कोण बनाएंगे। कितने का, 90 का। ये आप जानते हैं क्या होता है, आई, और ये क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, माध्यम में आपको पता ही है कि जब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, सघन माध्यम। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जाती है, वो भी सघन से विरल में। ठीक है, सघन से कहाँ जाती है, विरल में। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या हटती है, दूर हटती है, और जब सघन विरल से सघन में आएगी तो अविलंब के क्या होती है, पास। ठीक, ये आप प्रकाश के अपवर्तन में जानते होंगे। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल आएगी तो अविलंब से देखिए दूर हट रही है, और कितने का एंगल बना दी, यहाँ से यहाँ तक 90 का। जो एंगल लेते हैं हमेशा किसके साथ लेते हैं, अविलंब के साथ, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण है। तो क्या परिभाषा होगी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, यहीं से याद करेंगे, देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वह कोण कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, तो जो आई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी, मतलब क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। क्या परिभाषा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना आपतन कोण कितना हो जाए, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वह कोण कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, सी से। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, बोलिए, फार्मूला इसका होता है सी बराबर क्रांतिक कोण बराबर, या n बराबर होता है 1/sin c, जहां c क्या है आपका क्रांतिक कोण है, n क्या है अपवर्तनांक। ठीक, n बराबर 1/sin c, ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध भी है, n बराबर 1/sin c। तो फिर से सुन लीजिए कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वह कोण कहलाता है आपका कौन सा कोण, क्रांतिक कोण। ठीक, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो खा क्वेश्चन देखते हैं। खा क्वेश्चन है कि एक धातु का कार्यफलन 2.5 गुणा 10 जूल है, यदि इस धातु को 6 गुणा 10 की पावर 11 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाल दिया जाए तो संदर्भ आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, 2.5 गुणा 10 की पावर 9 जूल, ये क्वेश्चन शायद आपको दे रखा होगा। ठीक है, माइनस का 9 है ना, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 जूल। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अगर ज्ञात करते हैं तो कार्यफलन को हम किससे लिखते हैं, W से, और W की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 जूल। ठीक है, और हर्ट्ज आवृत्ति आपको दे रखी है, न्यू बराबर 6 गुणा 10 की पावर 11 14 हर्ट्ज। ठीक है, 14 हर्ट्ज आपके पास होगी, ये मिसप्रिंट हो गया है, 14 है और यहाँ माइनस 9 रह गया। ठीक है, ये सवाल है आपके पास पूरा 10 की 9 10 की पावर 14 हर्ट्ज, दो आपके पास वैल्यू दे रखी है। तो आपको सबसे पहले ज्ञात करना है E की वैल्यू। E बराबर फार्मूला आप जानते हैं, h, अभी आपने लिखा। प्लांक कांस्टेंट का मान आप सब जानते होंगे 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34, और न्यू का मान आपको दे रखा है 6 गुणा 6 की पावर 14। ठीक है, गुणा करिए, 6 छंग 36 के 6 हाथ लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39, एक के बाद पॉइंट गुणा 34 में से 14 घटाएंगे तो बच रहा है आपके पास कितना, माइनस का 20 बच रहा है। ठीक है, माइनस का कितना 20, या इसको ये भी लिख सकते हैं हम 3.96 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, ये 19 आ गया और ये किस में आ गया आपका, जूल में। अब यहाँ से एक चीज आप ज्ञात कर सकते हैं, देखिए W का जो मान है वो ज्यादा है। ठीक है, W का मान ज्यादा है किससे, E से, इसलिए इसमें जो संतत्व विभव होगा वो कितना हो जाएगा, इनफिनिट। ठीक है, जो संतत्व विभव होगा V0, वो इसका मान क्या होगा आपका, इनफिनिट होगा, अनंत होगा। ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी हो सकता है, जो आपके अनसोल्ड है उसमें मिसप्रिंट भी हो सकता है। ठीक, तो हम इसको अगर सही करके देखें, इसका जो आंसर अगर एक्यूरेट आना चाहिए वो क्या हो सकता है, क्यों हो जाएगा,
वैसे एक बात समझिए, अनंत क्यों हो जाएगा? W का मान ज्यादा है, आप जानते हैं कि 10 की पावर -9 या 10 की पावर -19 कौन सी ज्यादा है? माइनस में वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि पावर जब भी माइनस की होगी तो जो कम वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है तो W का मान मतलब कार्यफल बड़ा हो जाएगा और E का मान क्या होगा? छोटा। इसलिए जो संदर्भ विभव होगा वो अनंत होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर दूसरी तरीके से करें, इस वैल्यू में अगर परिवर्तन करें, जैसे W की जगह अगर मान लें हम 2.5 गुणा 10 की पावर -19 जूल, अगर ये क्वेश्चन दे रखा हो और न्यू का मान आपको दे रखा हो 6 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज, तो E का मान क्या हो जाएगा? E का मान आ जाएगा h न्यू। h आप जानते हैं 6.6 गुणा माइनस का 34 और न्यू की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर 14। गुणा कर लीजिए, इनकी आ जाएगी आपकी 39.6 और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये आपके पास बच रहा है 10 की पावर माइनस का 20, या क्या आंसर आ गया? 3.96 गुणा 10 की पावर -19 का जूल, ठीक है। अब देखिए पावर तो बढ़ा है, अब कौन सी वैल्यू बढ़ी है? E बढ़ी है आपके पास। E का मान बढ़ा है किससे? W से। अब ये 0 नहीं होगा, ठीक है, अब ये 0 नहीं होगा तो इसका मान निकालेंगे हम वैल्यू विभव का। क्या फार्मूला होता है? E के बराबर होता है फार्मूला E × V0, ठीक, ये फार्मूला होता है संदर्भ विभव के लिए। E के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, E के की वैल्यू है, E इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश, तो निकाल लेंगे यहाँ से V0 का फार्मूला आ जाएगा E के अपॉन E। E के की वैल्यू आपके पास आ गई 3.96 गुणा 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19। 19 से 19 क्या हो जाएगा? कैंसिल। V0 बराबर आ जाएगा 3.96 अपॉन 1.6, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। V0 बराबर 396 बटे कितना आ जाएगा? 16। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो 16 दूनी कितने हो गए? 32, ठीक है। दो कितना बचा? 60, 76 हो जाएंगे और 16 पंजे 80 और 16 चौका 64, ठीक है। तो 2 आ गए 24, 64 6 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 लग हो जाएगा और 16 पंजे 60 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आंसर 24.3। ये जब आंसर यहाँ पे अगर मिसप्रिंट ना हो, अगर 19 दे रखा होगा तो भी वन, जैसा आपका आंसर है उस हिसाब से इसका विभव क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आपके आंसर में दे रखा है वैसा इसका आंसर क्या होगा? अनंत। अगर इसको हम पावर 19 कर लें तो आंसर V0 की वैल्यू आ सकती है 24.3। कंडीशन में होगी कि E का मान बड़ा होना चाहिए किससे? कार्यफलन W से, तभी हम निकाल सकते हैं। अगर W का मान बड़ा है E से तो संदर्भ विभव हमेशा याद रखिए क्या होगा? अनंत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास है कि वायो-सावर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए और वायो-सावर्ट समीकरण की सहायता से मात्रक भी निकालना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कितनी रही? 5% रही है। कितनी क्वेश्चन रह गए हैं? 1 2 3 रह गए हैं। देखते हैं ये वाला हो जाएगा, ठीक चलते हैं, ठीक है। तो वायो-सावर्ट के नियम की हम व्याख्या करनी है और वायो-सावर्ट समीकरण की सहायता से हम क्या निकालना है? मात्रक, ठीक। तो वायो-सावर्ट का नियम कहता है, 3 बातें कहता है कि डेल्टा V समानुपाती होना चाहिए किसके? I के। जो वायो-सावर्ट का नियम कहता है कि अल्पांश में जो बहने वाली धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र V के क्या होनी चाहिए? समानुपाती। और दूसरी बात कहता है कि डेल्टा V जो समानुपाती है वो धारा डेल्टा L के क्या होनी चाहिए? समानुपाती। लंबाई के क्या होनी चाहिए? समानुपाती।
जो अल्पांश तार है उसकी लंबाई के क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात कहता है कि डेल्टा बी जो समानुपाती होना चाहिए बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत। मान लेते ये कोई अल्पांश तार है और यहाँ से एक बिंदु क्या है P, इस अल्पांश तार की लंबाई कितनी है L, ठीक है। ये बिंदु क्या है P, इसकी लंबाई L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है R, और इसमें जो धारा बह रही है वो क्या है I। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा I के समानुपाती, अल्पांश वेग डेल्टा L के समानुपाती, और जो आपका बिंदु P है इसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो तीनों नियमों को मिलाएंगे तो समानुपाती की जगह समानुपाती आएगा I डेल्टा L अपॉन क्या आ जाएगा R स्क्वायर। यहाँ से अगर आप हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन R स्क्वायर। ये ही वायो सावर्ट का नियम है। तो नियम के व्याख्या में क्या लिखना है कि माना कोई अल्पांश तार जिसमें I धारा दे रही है, अल्पांश तार की अल्पांश की लंबाई डेल्टा L है और P बिंदु, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है P, ठीक। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता V होगी वो धारा में बहने वाली धारा I के क्या होगी समानुपाती। नंबर 2 लिखेंगे जो अल्पांश लंबाई है उसके क्या होगी समानुपाती। नंबर 3 लिखेंगे जो बीच की दूरी है P बिंदु उसके वर्ग की क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती। तीनों को नियम को मिला देंगे I डेल्टा अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे म्यू 0 अपॉन क्या आएगा 4 पाई, जिसकी वैल्यू आप सभी जानते होंगे, पहले क्वेश्चन में बता भी दी है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है, 10 की पावर माइनस का 7, और जो होता है न्यूटन पर एम्पियर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक। यही वायो सावर्ट के समीकरण है और यही वायो सावर्ट का क्या है नियम। यहाँ से अगर इसका मात्रक निकालें तो देखिए इस पूरे का मात्रक आप जानते हैं क्या है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इनटू I का मान आप जानते हैं, I का मात्रक क्या होता है एम्पियर, L का मीटर और यहाँ भी कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक एम्पियर से एक एम्पियर कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका क्या कि आंसर आ जाएगा न्यूटन एम्पियर मीटर। ये किसका मात्रक होता है वायो सावर्ट के नियम के समीकरण से हमने इसका मात्रक भी निकाल लिया। एम्पियर से एक एम्पियर बच गया, नीचे एक मीटर बच गया, तो न्यूटन एम्पियर मीटर ये इसका मात्रक, ठीक। इसकी अगले सवाल की तरफ 93 समबाहु त्रिभुज के लंबता विचलन कोण का मान कीजिए, इसके लिए आतंक। तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज समझिए। ये समबाहु त्रिभुज मान लो कि A है और B है और C। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने होते हैं भाई 60 डिग्री, ठीक है प्रत्येक। और आपतन कोण तो I का मान आपको क्या दे रखा है सीधा सा 60 डिग्री। अल्पतम विचलन के लिए फार्मूला आप जानते हैं क्या कि N = sin A plus डेल्टा m/2 अपॉन sin A/2। n की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1.732 बराबर sin A, आपको आपतन कोण को सॉरी A से लिखते हैं, A का मान दे रखा है 60 प्लस डेल्टा m आपको निकालना है बटे 2 अपॉन sin A की जगह 60 लगाइए बटे 2 से काटेंगे तो 30, तो ये 1.732 गुणा sin 30 आ जाएगा इधर बराबर बचेगा sin 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे ये 1.732 अंडर रूट इसका मान होता है 3 का, और sin 30 का मान आप जानते हैं 1/2, और यहाँ आ गया sin 60, यहाँ आ गया 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 अंडर रूट 3/2 बराबर sin 60 प्लस डेल्टा m बटे 2। ये sin 60 का मान होता है सभी जानते हैं, और यहाँ आ जाएगा sin 60 प्लस डेल्टा m बटे 2। तो sin से sin क्या हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया 60, ये गुणा वाला यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ गया 60 प्लस डेल्टा m, 60 दूनी कितना हो गया 120 बराबर 60 प्लस डेल्टा m, 120 माइनस का 60 बराबर किसके आ जाएगा डेल्टा m के, या डेल्टा m की वैल्यू 60 निकलेगी। ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। एक ही याद रखना है कि आपको इसमें कि समबाहु त्रिभुज आपको याद रखना है
कि समबाहु त्रिभुज पे जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, सब में समान बाहु में भुजा जिसकी सारी भुजाएं क्या हो समान, या सब की कोण क्या हो एक ही के होते हैं 60-60 डिग्री के, उनको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये क्वेश्चन हो गया पूरा, फार्मूला लगा के आपको रिपीट करके देख लेना है, ठीक है ना आपके पास, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई बार आपका अनसॉल्व्ड पेपर में आया हुआ है, आगे भी कई बार आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। इसको अगर सॉल्व करें तो इस बात को देख लीजिएगा, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से, फिर देखेंगे, ठीक। क्या है सवाल कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र V के अंतर्गत L लंबाई की धातु इत्र को अपने तल से ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक। ये व्यंजक आपको प्राप्त करना है इसका, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग वो मान लेते हैं कि छड़ का कितना है ओमेगा, वेग रखा है आपको कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है। और कोण इसका मान लेते हैं कितने कोण पर, तो डेल्टा थीटा कोण पर हम मान लेते हैं, ठीक। डेल्टा थीटा कोण पर इसको घुमा दिया जाए तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चित्र हम बना लेते हैं इस तरीके से, त्रिभुज ये मान लो, ठीक है। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र हम इसको B से दिखाएं, ठीक है। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र B है, इसमें इसका कोई नाम दे दीजिए O, इसका P और ये Q। ये डेल्टा थीटा कोण पर इसको क्या किया गया है, घुमाया गया है, ठीक है। डेल्टा थीटा कोण पर इसको क्या किया गया है, घुमाया गया है। तो आपको थ्योरी क्या लिखनी है कि माना एक L लंबाई का, माना कि L लंबाई का कोई धात्विक क्या है, छड़ है, ठीक है। L लंबाई की कोई धात्विक छड़ है और जिसका कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, ठीक। जिसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा, और इसको थीटा कोण पर क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है, ठीक है। कि कोई धात्विक छड़ है और जिसका कोणीय वेग ओमेगा है और इसको डेल्टा थीटा कोण पर क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया, ठीक। घुमाने के बाद इसमें हम क्या देखते हैं कि इस वक्रीय भाग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज OPQ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, OPQ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। जो क्षेत्रफल आप जानते हैं डेल्टा A से लिखते हैं और 1/2 क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक की हम कितना मान लें, n, तो क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार L है और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ध्यान दें, ठीक है। इसको हम यहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्या देना है, तो इसको अगर हम ध्यान दें तो एक फार्मूला आप जानते हैं क्या, हमें ऊंचाई निकालनी है PQ की वैल्यू, क्या निकालनी है, PQ। हमें क्षेत्रफल हम जानते हैं, फार्मूला लिख लीजिए पहले, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। 1/2 आधार तो आपके पास L और ऊंचाई क्या निकालनी है, तो ऊंचाई का हम फार्मूला अगर देखें तो कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय अंतराल, ये फार्मूला होता है कोणीय वेग का। कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय अंतराल, कोण को आप डेल्टा थीटा से लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, समय अंतराल से, ठीक। तो आप ध्यान दें यहाँ से, कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है फार्मूला, चाप बटे त्रिज्या, ठीक। तो चाप बटे त्रिज्या होता है, तो चाप यहाँ पे क्या है, PQ है और त्रिज्या कितनी है, जो लंबाई है वो क्या है आपके पास, L। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई PQ बटे L, ठीक है। डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आ गई आपके पास PQ है, या अगर आप यहाँ पे लिख दें तो देखिए यहाँ से डेल्टा थीटा बराबर ये आ गया, या यहाँ से अगर PQ की वैल्यू निकालें तो PQ बराबर आ गया L इंटू डेल्टा थीटा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, PQ का मान आ जाएगा। ऊंचाई आपकी PQ की, तो यहाँ पे PQ का मान आप रख दीजिए L इंटू डेल्टा थीटा,
तो ये फार्मूला 1/2 L और L क्या हो गया बोलिए, L स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा। ये आपके पास डेल्टा ए की वैल्यू है 1/2 L स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा, ये आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में या दोनों तरफ डेल्टा थीटा से क्या कर देंगे भाग, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेल्टा ए बटे क्या आ जाएगा डेल्टा टी बराबर 1/2 L स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा, ठीक है, या 1/2 L स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया यहाँ से देखिए ओमेगा के, और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ये किसके, हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए डेल्टा ए है, क्या है डेल्टा ए, ठीक है। यहां से हम इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं देखिए ध्यान से देखेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों तरफ किससे v से, दोनों तरफ v से गुणा चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, गुणा कर दे रहे हैं। तो यहां पे रखेंगे तो डेल्टा इसमें गुणा कर दीजिए va अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/2 v L स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये बराबर होता है किसके डेल फाई, फाई बराबर आप जानते हैं फाई बराबर किसके होता है डीए के, तो डेल फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/2 v L स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। और ये आप जानते हैं लॉरेंज के नियम से ये E का फार्मूला होता है E बराबर डेल फाई अपॉन डेल टी, तो ये E के बराबर हो जाएगा 1/2 L स्क्वायर v इंटू, यही इसमें आपको प्रूव करना था। फार्मूला होता है E बराबर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल टी, यहाँ हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं तो E की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे डेल फाई अपॉन डेल टी की जगह E रख देंगे और 1/L स्क्वायर v इंटू ओमेगा। फिर से समझ लीजिए इस फार्मूले को, एक हमने पास त्रिभुज ले लिया OPQ या एक छड़ ले ली हमने आपके पास OQ, ठीक, जिसकी लंबाई L है, जिसको हमने थीटा गोल पर घुमा दिया तो ये हो जाएगा OP। इस तरीके से नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गोल होगी इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से होगी। तो फार्मूला जानते हैं OP का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार आपको पता है L है, ऊंचाई हमने यहाँ से निकाल ली, डेल्टा थीटा बराबर 4/त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है L, इन दोनों की गुणा हो जाएगी PQ बराबर L थीटा, यहाँ रख दिया L और L कितना हो जाएगा L स्क्वायर डेल्टा थीटा। अब दोनों तरफ डेल्टा टी से हमने भाग कर दिया, डेल्टा टी से भाग कर दी, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये किसकी वैल्यू हो गई ओमेगा की, जिसको हम बोलते हैं कोणीय वेग, ठीक, तो कोणीय वेग की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे हमने दोनों तरफ b से गुणा कर दी, यहाँ va आ जाएगा, यहाँ भी b आ गया, और va फाई का फार्मूला था फाई बराबर ये चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर v, तो यहाँ से हमने फाई की वैल्यू रख दी डेल्टा थीटा अपॉन v L स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब ये फार्मूला हम जानते हैं लॉरेंज का नियम है E बराबर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल टी, E की जगह वैल्यू रख दी और ये 1/2 L स्क्वायर इनटू v, ये E की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्या नियम होता है, जब किसी कुंडली में चुंबकीय बल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये पूरा नियम था। तो यहाँ से लिख सकते हैं E बराबर माइनस का डेल फाई अपॉन डेल टी। ये लास्ट क्वेश्चन था अंतिम। और आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। ये क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट करके और बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी और क्या क्या हमको इम्प्रूव अभी इस क्लास में करना है, ये आप बताइएगा। और आप कमेंट भी करिएगा, हमारा चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे आप, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। बाकी क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।